नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। मऊ की घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव में कल वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए 239 मतदान केंद्र और 455 बूथ बनाए गए हैं। यहां तकरीबन 4,30,394 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी गड़बड़ी होने पर शिकायत के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर मतदान पर निगरानी रखेंगे। यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। घोसी में 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। उससे पहले मतदान की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दावे किए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जीत के। भारतीय जनता पार्टी ने जहां दारा सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है, वही दारा सिंह चौहान जो कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में चले गए। एसपी के टिकट पर घोसी से चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव जीते और अब समाजवादी पार्टी छोड़कर दोबारा बीजेपी में आए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिला कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना कर दी गई हैं। डीएम के शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारियों को लेकर बात भी सामने आ गई है। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है, जिसका कंट्रोल रूम जिला कलेक्ट्रेट में बनाया गया है। वहीं गाड़ियों को जीपीएस से भी जोड़ा गया है। पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, ये फिलहाल प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। स्थल से सभी हमारी पोलिंग पार्टी उनकी रवानगी इसमें हो रही है। अभी लगभग 11 बज रहे हैं और 50% से अधिक हमारी पोलिंग पार्टी ऐसी है। उन्होंने सामान ले लिया है और अपना रवानगी के लिए वो तैयार है। इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं वो भी लगातार अपना सामान ले रहे हैं और सारे कार्य हमारे विधिवत हो रहे हैं, सारे नियमानुसार हो रहे हैं और उम्मीद है कि एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ पे होगा। वहीं उत्तराखंड में भी बागेश्वर में उपचुनाव के लिए कल होने वाली वोटिंग को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। 5 कैंडिडेट मैदान में हैं और उपचुनाव में कुल वोटर 1,18,264 हैं। पुरुष वोटर्स की बात करें तो इनकी संख्या 60,076 है। महिला वोटर्स की संख्या 58,188 है। वोटिंग के लिए 188 बूथ बनाए गए हैं। 172 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पूरी विधानसभा को 3 जोन 28 सेक्टर में बांटा गया है। वोटिंग के लिए 834 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। मुख्य मुकाबला पार्वती दास और बसंत कुमार के बीच में है। पार्वती दास जो कि चंदन रामदास की पत्नी है, बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। उम्मीद है कि सहानुभूति वोट उनको मिलेगा। और दूसरी तरफ बसंत कुमार है जो कि आम आदमी पार्टी में थे और अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा। अभी टोटल पोलिंग बूथ है 188 पोलिंग बूथ, 172 मतदान केंद्र है। वल्नरेबल पोलिंग बूथ 15 है और हमने पूरा निर्वाचन क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है और 28 सेक्टर में सेग्रीगेट किया है। और हम लोग मतदान कार्मिक 834 कार्मिक हमने लगाया है और कुल सुरक्षा कार्मिक 1444 लगाया है। एफएसटी टीम है 6 और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है 10। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर रवाना भी हो रही हैं। मतदान शुरू होने के लिए अब सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। प्रशासन ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है। वहीं उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए नगर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके साथ ही पुलिस गश्त भी कर रही है। वहीं पोलिंग पार्टियों ने भी वोटिंग की पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं।
एक तरफ घोसी उपचुनाव के लिए रण सजा हुआ है और जनता के आदेश की बारी आ चुकी है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल के बीजेपी कनेक्शन को लेकर दावा कर दिया है। इस दावे को लेकर आखिर क्यों भड़क गए हैं शिवपाल यादव और राजभर के दावे के जवाब में क्या कह रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, देख रहे बड़ा मामला होगा जो तो देखिए ये बहरपिए हैं ओम प्रकाश राजभर। घोसी उपचुनाव में प्रचार खत्म हो चुका है और अब परीक्षा की घड़ी पास है। 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को जनता का आदेश सबके सामने होगा, जो साफ कर देगा कि 24 के लिए यूपी की जनता का क्या संदेश है। वहीं समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी में घर वापसी करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को लेकर फिर से बड़ा दावा किया। राजभर का दावा है कि 24 की चुनावी लड़ाई से पहले शिवपाल बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाएंगे। राजभर ने ये दावा ऐसे वक्त में किया है जब शिवपाल के कंधों पर अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव में जीत के प्लान को फुल प्रूफ करने की बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अखिलेश जी बार बार कहा करते थे कि जब उनको बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो वो बार बार यही कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं, वो अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कब तक आपके साथ वो आ जाएंगे? लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, देख रहे बड़ा मामला होगा जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है, वो घटना यूपी में होने जा रही है। मैंने ये तय है कि उनको बीजेपी में आना, बता तो दिया, अंदर अंदर बतिया रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दावे को लेकर न्यूज 18 ने शिवपाल यादव से सवाल किया तो उन्होंने तीखा पलटवार किया। उन्होंने राजभर को न सिर्फ बहरूपिया कहा बल्कि नसीहत दे डाली कि राजभर हमारी चिंता न करें, वो अपनी चिंता करें क्योंकि जनता उन्हें पहचान चुकी है। साथ ही शिवपाल यादव ने ऐसी तमाम अटकलों को भी खारिज कर दिया। ओम प्रकाश राजभर जल्दी तो हम शपथ ले लें जो मैंने कहा है, हमारी चिंता न करें। और हम जानते हैं कि अब ये आगे चल के विधायक भी नहीं हो पाएंगे। और जो देखे ये बहरपिए हैं ओम प्रकाश राजभर बहरपिए हैं, ये पूरा प्रदेश समझ चुका है। ये कब प्रधानमंत्री के लिए क्या बोल रहे थे, गृह मंत्री जी के लिए क्या बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए क्या बोल रहे थे। ओम प्रकाश राजभर के दावे को शिवपाल यादव ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि उन्हें नई नसीहतों से भी नवाज दिया। राजभर और शिवपाल के बीच की इस जुबानी जंग से घोसी के उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसका पता तो नतीजों के बाद ही चलेगा। लेकिन इस पूरी बहस के बीच एक बार फिर शिवपाल यादव ने बीजेपी में जाने वाली अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर बीते 11 अगस्त को विधानसभा में सीएम योगी ने शिवपाल यादव की जमकर तारीफ की थी। सीएम योगी ने क्या कहा था उस दौरान, वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं। और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। एक
बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी कल शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसमें राम मंदिर उद्घाटन पर चर्चा संभव है। अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी कल दिल्ली में मौजूद रहेंगे। ये अधिकारी मुख्यमंत्री को अयोध्या में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में अपडेट देंगे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कल देर शाम 6 बजे जो मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से, उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ निमंत्रण दे सकते हैं पीएम मोदी को अगले साल राम मंदिर उद्घाटन के लिए। बहुत अहम ये मुलाकात। कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे ये मुलाकात संभव है प्रधानमंत्री मोदी से और इस दौरान एक जानकारी ये भी है कि अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे दिल्ली में, जो कि वहां तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी देंगे मुख्यमंत्री को और उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी से। सीएम योगी ने लखनऊ में 240 जूनियर असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिल रही हैं। अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच कोई भेदभाव हो नहीं रहा है। अब जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। उन्होंने पहले की सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से सरकार की भूमिका रहा करती थी उसका भी जिक्र किया और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ पहले खिलवाड़ किया जा रहा था, अब ऐसा नहीं होता। अब पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को नौकरी दी जा रही है। युवकों को नौकरी में स्थान मिल पाया है, अन्यथा 17 के पहले ये सब एक सपना था। कनिक सहायक की नियुक्ति होती थी, पता लगता था कि कोई प्रमुख सचिव, कोई मंत्री, उसके रिश्तेदार, नातेदार, सरकार में बैठे हुए लोग, ये सभी लोग लग जाते थे वसूली करने में। और फिर आप जाके देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे नियुक्त हो जाते थे जिनको कोई भी उस विषय की जानकारी नहीं होती थी, जिनकी टाइपिंग 0 हुआ करती थी, जिनको अकाउंटेंसी का कोई जानकारी नहीं होती थी, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर में कोई भी एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, वे सब चयन होते थे। और फिर आकर के क्या होता था, वो फाइल उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं तो फाइल तो डंप रहना ही रहना था। अगर विभाग का अध्यक्ष थोड़ा संवेदनशील है तो फाइल को जैसे तैसे आगे बढ़ा देता था, अन्यथा वो डंप ही पड़ी रहती थी और फिर बदनामी प्रदेश की होती थी। और बात एक और बड़ी खबर करते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इस बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं साधु संतों ने भी इसका विरोध किया है। खड़ा किया है, उसकी तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। जैसे उनको हटाना जरूरी है, इसको हटाना जरूरी है। क्यों सोनिया गांधी खामोश है? क्यों राहुल गांधी खामोश है? क्यों खड़गे जी खामोश है? क्यों नीतीश कुमार खामोश है? क्यों तेजस्वी यादव खामोश है? अपने पिताजी लालू जी को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर गए थे ना मुंबई में, तेजस्वी जी, दिखावा था क्या? राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं ना वोट के लिए कि मैं भी हिंदू हूं, अपना गोत्र बताते हैं, दिखावा है क्या? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कृपया करके अपना स्टैंड क्लियर करें और सनातन तो शाश्वत है, स्थायी है। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान की निंदा की है। क्या कहा निंदा करते हुए, वो भी आपको दिखाते हैं। को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। और इस मुद्दे पर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। जो चंगेज खान की
कटार से समाप्त नहीं हुआ, औरंगजेब की तलवार से समाप्त नहीं हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार से समाप्त नहीं होगा, तो इनसे समाप्त होगा क्या? इधर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, अंग्रेजों के तलवे चाटे हों, वो लोग हमें बताएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम अपने पैरों पर रखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिसमें 15 पार्टियां ऐसी हैं जिनका अपना कोई सांसद विधायक भी नहीं है। उन्होंने शरद पवार पर भी निशाना साधा। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे हो, तो लोग अंग्रेजों के हुक्का चलाते थे, आज वो लोग हमें बताएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। हम क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? देखिए, INDIA की जो बैठकें हो रही है, उसमें जो पार्टियां बैठ रही हैं, उसमें 14 से 15 पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास अपना कोई MP MLA भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि शरद पवार जी ये बताएं कि जो मुंबई में जिनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो सदर हैं, अब वो बताएं कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है, जो NDA अलायंस है, या INDIA के साथ है। उधर बाराबंकी में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के शिवलिंग के पास में हाथ धोने का वीडियो सामने आ गया है। लोगों ने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। बता दें कि सतीश चंद्र शर्मा पिछले हफ्ते बाराबंकी के दौरे पर थे। यहां वो बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और लौटते समय वो क्षेत्र के प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे। वीडियो में राज्य मंत्री के साथ PWD मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद हैं। ये घटना उसी समय की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब अगर आप पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने भगवान को चंदन लगाया, शहद चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, तो आपके हाथ में जो सामग्री लग गई वो निर्माल तुल दिखते हैं। तो जिस जगह पे निर्माल का स्थान है, उसी जगह पे तो उसे रुला जाएगा। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।